साज़ इशरत की सदा मगरिब के ऐवानों में सुन, और ईरान में ज़रा मातम की तैयारी भी देख। अल्लामा इकबाल की लिखी ये लाइन आज की तारीख़ में एकदम फिट बैठती है। 28 फरवरी 2026 का दिन, अमेरिका और इसराइल ने एक बार फिर मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल का दावा है कि हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान को टारगेट किया गया है। इसराइली मीडिया में ये भी खबर है कि ख़ामेनी के घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, घर पर कई बम मारे गए हैं। ख़ामेनी और पेज़ेश्कियान किस हालत में हैं इसकी कोई अभी तक पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत के समय अनुसार करीब 3 बजे ये खबर आई थी कि पेज़ेश्कियान एकदम सुरक्षित हैं। ईरान की मीडिया ने यह दावा किया था और ख़ामेनी को तेहरान से दूर किसी सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा चुका है, ये ईरान की मीडिया में दावा किया गया था। इन दो बड़े लीडर की जानकारी अभी स्पष्ट तो नहीं आ पाई है, पर इसराइली मीडिया में एक और दावा किया जा रहा है कि ईरान के दूसरे बड़े नेताओं, दूसरे बड़े अधिकारियों और IRGC के कई बड़े कमांडर्स को इसराइली स्ट्राइक में मार गिराया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने भी यही बात दोहराई है, इसी तरीके के दावे की पुष्टि की है, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लिया है कि कौन से नेताओं को मारा गया है, कौन से अधिकारियों को मारा गया है ना। इस तरह का अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। ईरान ने भी अब जो उन पर हमला हुआ है उसके जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, और इस बार हमला बहुत बड़े स्केल पर हुआ है। पिछली बार तो ईरान ने केवल इसराइल पर हमले किए, हम जून 2025 की बात कर रहे हैं। पिछली बार तो ईरान ने केवल इसराइल पर हमले किए थे और एक सिंबॉलिक अटैक किया था कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर, वो भी बताकर किया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। पर इस बार ईरान ने कम से कम 5 देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। इसमें UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब शामिल है। इन शहरों की राजधानी में भी ईरान की मिसाइल गिरने की खबर आई है। शो रिकॉर्ड करते समय आबू धाबी में एक शख्स की मौत भी दर्ज की गई है। दुनिया इस विवाद पर किस तरह रिएक्ट कर रही है, ये भी बड़ा रोचक है। रूस और पाकिस्तान ने इस हमले की खुलकर निंदा की है। लेबनान कह रहा है कि हमें जंग में ना घसीटें। वेस्टर्न मुल्क कह रहे हैं कि ईरान ही इस जंग के लिए जिम्मेदार है, हम किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने दे सकते, इसलिए ये जंग जायज़ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान आया है। अब बच गए बाकी मुस्लिम देश। जून 2025 में जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब ज़्यादातर खाड़ी देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने हमले की निंदा की थी। पर अब सीधा हमला उनकी ज़मीन पर ही हुआ है। ज़मीन उनकी है, लेकिन सैन्य अड्डे अमेरिका के हैं, पर संप्रभुता का उल्लंघन तो हुआ ही है उनका। इसलिए ये देश आग बबूला हैं और कह रहे हैं कि अब हम भी ईरान पर हमला करेंगे, हमें हमले का पूरा अधिकार है। ईरान पर हमले के अलावा इसराइल ने लेबनान पर भी कई जगह हमले किए हैं, जबकि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि हमें इस विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट में एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है, एक नई जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान इसराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल बरसा रहा है। ख़ामेनी और पेज़ेश्कियान का पता नहीं है, हमले में कितना नुकसान हो चुका है ये बात भी पता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर पता चल चुकी है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। पिछली बार की तरह 12 दिन में जैसे इसे समाप्त कर दिया गया था, इस बार इसके चांस कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार निशाना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, पर इस बार मकसद रिजीम चेंज है और इस समय ईरान की सत्ता चलाने वाले ख़ामेनी का पता नहीं है। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान पर हमले की पूरी कहानी क्या है, आगे क्या हो सकता है, हमला कब तक चलेगा, दुनिया इस पर क्या बोल रही है और इस जंग का दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हमले के बाद नेतन्याहू और ट्रंप के बयान में आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे, एक बात कॉमन सुनेंगे, वो ये कि 47 बरस से ईरान में ईवल रिजीम चल रहा है जिसे हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। 47 बरस पहले यानी 1979 में ईरान में हुई थी इस्लामिक क्रांति। इस्लामिक क्रांति के पहलवी के दौर में ईरान जो था वो इसराइल और अमेरिका दोनों का दोस्त हुआ करता था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। अमेरिका को वहाँ से सस्ता तेल मिलना बंद हो गया और ईरान ने फ़िलिस्तीन की आज़ादी का ज़िम्मा जो है वो अपने कांधे पर ले लिया।
इसलिए उसकी इसराइल से जो दुश्मनी थी वो बढ़ गई। फिर 79 के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी कई प्रॉक्सीज धीरे धीरे प्रॉक्सी गुट बनाने शुरू कर दी। यमन में हूती बनाए, लेबनान में हिजबुल्लाह, फ़िलिस्तीन में हमास, और ये सब जो प्रॉक्सीज थे वो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ते थे, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्ष करते, और इन सबको पैसा हथियार देता ईरान। इसीलिए इतने बरसों से जो इसराइल है वो ईरान में इस्लामिक रिजीम चेंज करना चाहता था, उसे बदलना चाहता था, लेकिन उसे सही मौका मिल नहीं रहा था। फिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला किया। ये जंग फैली और इसराइल ने पहली बार ईरान पर हमला किया। हमने इतिहास में पहली बार देखा था कि ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमला किया उस जंग के बाद। फिर जून 2025 में आपने देखा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। IRGC के दर्जनों मिलिट्री कमांडर मारे गए और अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने ईरान की जो परमाणु ताकत है उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, जबकि ईरान बार बार कहता रहा कि हम परमाणु बम बना ही नहीं रहे हैं, हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन यूज़ के लिए। खैर, तो 12 दिन जो जंग चली थी, उस जंग के पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन बातचीत के पीछे अमेरिका ने उस समय भी ईरान पर हमला कर दिया था। यानी ईरानी लीडरशिप का जो विश्वास था वो अमेरिका पहले ही तोड़ चुका था। फिर भी ईरान उम्मीद के साथ इस बार यानी 2026 में अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था कि कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल जाए। फरवरी 2026 में दूसरे राउंड की बातचीत के दौरान स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की जब आप टेबल पर देखेंगे तो एक कुछ ईरानी मिठाई वहाँ पर रखी हुई नज़र आएगी। जब इसकी फ़ोटो बाहर आई तो जानकारों ने कहा कि ईरान रास्ता निकालना चाहता है, इसलिए वो इस तरह का जेस्चर दिखा रहा है। तीसरे राउंड की जो बातचीत थी अभी 26 फरवरी को ही जिनेवा में समाप्त हुई थी, 2 दिन पहले। हम उस पर बातचीत भी आगे करेंगे, लेकिन पहले मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाल देते हैं। 28 फरवरी 2026 को जो अटैक ईरान पर किया गया है उसे इसराइल ने ऑपरेशन लॉयंस रॉर यानी शेर का दहाड़ना है ना, वो नाम दिया है, और अमेरिका इसे अलग नाम दे रहा है, एपिक फ्यूरी अमेरिका ने इसे ये नाम दिया है। इस ऑपरेशन में ईरान की जो राजधानी तेहरान, उसके अलावा इस्फहान और कौम शहर को निशाना बनाया गया है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री और ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है, इन सब की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो ईरान की सेना और IRGC के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, वहाँ पे इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। कौन कौन से देश हैं ये? कतर, कुवैत, UAE और बहरीन। सऊदी अरब का भी नाम है, सऊदी अरब के कुछ एक बेस पे अटैक हुआ है, लेकिन ये इन 4 पे सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। तो सबसे पहले कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस की बात कर लेते हैं। ये दोहा के पास है। 1996 96 में मतलब कतर ने बनवाया था इसे, और 9/11 के बाद इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। अमेरिका ने यहाँ से अपनी मौजूदगी बढ़ाई 9/11 के बाद। आज ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सेंट्रल कमांड की एयर ऑपरेशन का मुख्य केंद्र है, असल ताकत मानी जाती हैं। यहाँ लंबे रनवे है, बॉम्बर जेट रखने की सुविधा भी यहाँ पे, और हज़ारों सैनिक यहाँ पे रहते हैं। 8 से 10 हज़ार अमेरिकी सैनिक यहाँ रहते हैं, ऐसा आकलन बताया जाता है। अफ़गानिस्तान और इराक वॉर में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था, और आईसिस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। इसे अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। तो इस पर एक अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है। जो दूसरा मिलिट्री बेस है जहाँ ईरान का हमला हुआ है वो है कुवैत का अली अल सलीम एयरबेस। ये बेस 1980 तो 1980 के दशक में बनाया गया था, और 1991 के खाड़ी युद्ध में बहुत काम ही आया था उस वक्त। इस बेस पर फाइटर जेट के साथ बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी तैनात रहती हैं। इराक युद्ध 2003 में और बाद में आईसिस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में भी इस बेस का इस्तेमाल किया गया था, और अब ईरान में इस पर हमला किया है। जो तीसरा बेस है जिस पर ईरान ने हमला किया है वो है UAE के अबू धाबी में स्थित अल दफरा एयरबेस। ये 1990 के दशक में बनाया गया था। बाद में अमेरिका के साथ फ्रांस ने भी अपने सैनिक यहाँ पे भेजने शुरू कर दिए थे, और आज भी फ्रांस के सैनिक यहाँ पे रहते हैं। यहाँ अमेरिकी एयरफोर्स के एडवांस फाइटर जेट, ड्रोन भी तैनात रहते हैं फाइटर जेट के साथ। और अफ़गानिस्तान और सीरिया में एंटी टेररिज्म जो कैंपेन चलाता था अमेरिका, उसकी जो मदद लेता था वो इसी एयरबेस से लेता था, मतलब यहीं से हवाई जहाज़, फाइटर जेट उसके उड़ के जाते थे। और सीरिया में जो आईसिस के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाए थे, अमेरिका ने बमबारी की थी, उसके लिए भी अमेरिका अपने फ़ाइटर जेट यहीं से उड़ाता था।
अब बात बहरीन की करते हैं, जहां अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय है, जिसे नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन कहा जाता है, और यहीं पे यूएस फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है, और यहीं पर ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें दागी हैं। 1971 में अमेरिका ने यहाँ बेस बनाने शुरू किए थे, और 1995 के बाद औपचारिक रूप से जो फिफ्थ फ्लीट का केंद्र था वो यहाँ बनाया गया था, जिसे आज ईरान ने टारगेट किया है। इस बेस से क्या किया जाता है कि अरब सागर और लाल सागर, रेड सी में अमेरिकी नौसेना निगरानी रखती हैं, सर्विलांस करती हैं, वो यहाँ से ही पूरा नियंत्रण किया जाता है। अब नुकसान की बात करें तो शुरुआती रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मिसाइलें, जो ज़्यादातर ईरान की मिसाइलें थी, वो डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर ली गई, क्योंकि अमेरिका का ही एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है। पर ईरान भी एक ख़ास पैटर्न से यहाँ पे हमले करता है। वो पहले कुछ ड्रोन्स और सस्ते ड्रोन्स और कुछ ऐसे ही मिसाइलें मारता है, फिर अचानक से उन्हीं के बीच कुछ बैलिस्टिक मिसाइल मार दी जाती हैं। अरब जगत की कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने कुछ वेरीफाइड वीडियोस चलाए हैं इन हमलों का, तो उन वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि ईरान ने इस बार अमेरिका अड्डों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आप बिल्डिंग्स में मिसाइल गिरती हुई वीडियोस देख सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़े धमाके हुए हैं। और शो रिकॉर्ड करने से पहले तक ये भी खबर आई थी कि बहरीन और यूएई पर जो ईरानी हमला है वो अब भी जारी है, अब भी वहाँ पे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। यानी ईरान इस बार सिर्फ मल्टीपल लोकेशन पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि मल्टीपल लोकेशन में भी मल्टीपल हमले कर रहा है, बार बार हमले कर रहा है, और अभी तक, है ना, शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक ये हमले जारी हैं। मिलिट्री बेसिस के अलावा यूएई के अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों में भी मिसाइलें गिरी हैं। अबू धाबी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि तो हो ही चुकी है। सऊदी अरब के रियाद में भी ईरान ने हमला किया है, ऐसी भी खबरें आई हैं। खाड़ी देशों में एक अलग तरह का पैनिक इस समय बना हुआ है, क्योंकि अब हमले जो हैं वो सीधे उन पर हो रहे हैं। सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, या और कोई दूसरा खाड़ी देश हो, ये सभी देश ईरान के पक्के दुश्मन हैं। फिर भी वो हमला रोकने की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो है धंधा। ये सभी खाड़ी देश दुनिया को जिस रास्ते से अपना तेल बेचते हैं, उन्हें डर है कि कहीं ईरान उस रास्ते को बंद ना कर दे, और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में करीब 33 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, लेकिन जिस जगह से जहाज़ गुजरते हैं ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है। 33 किलोमीटर तो बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन जहाज़ गुजरने का जो रास्ता है बहुत ही पतला है। हर दिन दुनिया के तेल का जो ऑयल का एक्सपोर्ट है, उसका लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक जैसे खाड़ी देश अपना ज़्यादातर कच्चा तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से भेजते हैं। कतर की जो एलएनजी नेचुरल गैस है, उसका बड़ा हिस्सा भी यहीं से निकाला जाता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हुआ तो न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अब मौजूदा जंग के संदर्भ में भी आपको एक बात समझा देते हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने या वहां जहाज़ों की आवाजाही को रोकने की कोशिश करता है, तो सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की जो कीमत है वो अचानक उछल सकती है, बढ़ सकती है। शिपिंग कंपनियां जो प्रीमियम लेती हैं वो उसको बढ़ा देंगी, बीमा महंगा हो जाएगा, और कई जहाज़ इस रास्ते से गुजरने से डरेंगे। खाड़ी देशों को सीधा आर्थिक झटका लगने वाला है इससे। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन रास्ते हैं, लेकिन वो उनकी जो पूरी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसको नहीं संभाल सकते। कुवैत और कतर के पास भी जो विकल्प बहुत सीमित है, ख़ासकर कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, उसे भारी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी गैस टैंकरों की जो खेपें हैं वो इसी रास्ते से भेजनी पड़ती है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। बहरीन और कुवैत जैसे छोटे देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर चलती है, उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सरकारों की आमदनी घटेगी, बजट का दबाव बढ़ेगा और बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस रास्ते को खुला रखने के लिए नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बहरीन में तैनात है, इसी इलाके की सुरक्षा पर नज़र रखता है। अगर ईरान माइन बिछाने या मिसाइल तैनात करने या टैंकरों को रोकने की इस तरह की कोई कोशिश करता है, तो सीधे नौसैनिक टकराव हो सकता है। समंदर में अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो सकती है, जो अब तक नहीं हुई है। इस तरह का कुछ घटनाक्रम नहीं हुआ है।
इतिहास में ईरान ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा कदम सिर्फ खाड़ी देशों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि खुद ईरान की तेल की जो एक्सपोर्ट है उसको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ईरान भी इसी रास्ते से ही तेल भेजता है, भले ही वो ब्लैक मार्केट के ज़रिए तेल बेचता हो। ये चीन को उसका तेल जाता है क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। खैर, ताज़ा अपडेट ये भी है कि कुछ कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज़ को भेजने से अब मना कर दिया है, यानी रास्ता अभी ईरान ने रोका नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन इसका असर अभी दिखने लगा है। तो जब भी आप खाड़ी देशों के नेताओं का बयान सुने कि जंग रुक जानी चाहिए, तो उसके पीछे की वजह ज़रूर याद रखें, और वो है पैसा। उन्हें ईरान से कोई मतलब नहीं है, वो खुद ईरान के रिजीम को बदलने पर खुश होंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें काउंटर करने वाला इस इलाके में रह नहीं जाएगा कोई, है ना। तो ये हुई बात मिडिल ईस्ट में हुए ईरान के हमले की और उससे जुड़ी राजनीति की। अब फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरू में हमने आपको इस जंग का बैकग्राउंड दिया था, 2025 की 12 डे वॉर में जो हुआ उसके बारे में बताया, पर अभी जो जंग शुरू हुई उसकी पटकथा कैसे लिखी गई, अब थोड़ा वो आपको समझाते हैं। दिसंबर 2025 में ईरान में प्रदर्शन शुरू हुए महंगाई को लेकर, आप जानते हैं। इन प्रदर्शनों में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान हज़ारों लोगों को, अपने हज़ारों नागरिकों को मार रहा है। बाय द वे, ये प्रदर्शन बहुत उग्र हुए थे, वहाँ पे कई सरकारी इमारतें जलाई गई थी, जगह जगह तोड़ फोड़ हुई थी। वेस्ट ने इन प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक कहा और ईरान ने कहा इसे दंगा। ये भी आरोप लगाया ईरान ने कि इसराइल और अमेरिका मिलकर इस तरह के जो दंगे हैं वो ईरान के अंदर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ही हाथ है इन दंगों को भड़काने में। इन प्रदर्शनों के बाद ही अमेरिका और इसराइल ने रिजीम चेंज की बात करनी पहली बार शुरू की थी। ट्रंप ने बार बार धमकी दी कि अगर आप प्रदर्शनकारियों को मारना बंद नहीं करोगे तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। फिर ट्रंप ने अचानक लाइन बदल दी, कहा कि हम हमला करने का जो प्लान है उसको स्थगित कर दिए, हमारा मूड बदल गया, आओ हमारे साथ डील कर लो, वादा करो कि आप बम नहीं बनाओगे। ईरान ने बात शुरू की, बात 3 राउंड तक चली। क्या क्या हुआ इस पर अब थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं। जो पहला राउंड था वो मस्कट में हुआ था, यानी ओमान की राजधानी में। इसमें दोनों पक्ष सीधे आमने सामने नहीं बैठे थे, बल्कि ओमानी अधिकारियों के ज़रिए संदेशों का आदान प्रदान होता था। मतलब अलग अलग कमरों में वो मौजूद रहते थे और जो ओमान के प्रतिनिधि थे वो एक दूसरे का संदेश, मैसेज अलग अलग कमरों में लेकर जाते थे। इस तरह से बात होती थी। इस बैठक का फोकस जो था तनाव कम करना था और प्रिजनर एक्सचेंज का था, और प्रतिबंध पे कुछ राहत मिलने जैसे मुद्दों पर पहली मुलाकात में चर्चा हुई थी। कोई औपचारिक समझौता घोषित नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी। ये पहला राउंड हुआ। दूसरा राउंड हुआ था जिनेवा में अमेरिका की रिक्वेस्ट पर, लेकिन अभी भी ओमान ही बातचीत करवा रहा था। यहाँ बातचीत ज़्यादा टेक्निकल स्तर पर पहुंची थी, है ना। ईरान ने कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ कुछ सीमाएं तय करने के लिए राज़ी है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट को वो बंद नहीं कर सकता। जबकि अमेरिका बार बार कहता रहा कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट पर कोई समझौता नहीं कर सकते, आप 0% एनरिच करें यूरेनियम, है ना, इस पर कोई समझौता नहीं बैठ रहा था। इसके अलावा अमेरिका से ऑयल एक्सपोर्ट और बैंकिंग सेक्टर में सैंक्शंस में राहत मिलने की भी चर्चा हुई थी। दूसरे राउंड की बात कर रहे थे। बेसिकली ईरान ये चाह रहा था कि जो उन पर बैंकिंग सेक्टर में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उस पर कुछ छूट मिले। तो ये दूसरे राउंड की बातचीत हुई। तीसरे राउंड की जो बातचीत है वो फिर जिनेवा में ही रखी गई। अब हम 26 फरवरी की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले। इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के अलावा बात हुई कि युद्ध को आगे फैलने से कैसे रोका जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो दोनों देश के बीच, ऐसा कुछ तय किया जाए कि अमेरिका हमला ना करे और आगे बात हमारी चलती रहे। यहाँ एक समझ बनी कि बातचीत जारी रहेगी, सैन्य टकराव को सीमित रखने की कोशिश की जाएगी और ओमान अभी मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा, आगे भी वही बातचीत करवाता रहेगा। 26 फरवरी यानी इस हमले के महज 2 दिन पहले ईरान और ओमान दोनों देश के विदेश मंत्रियों ने कहा था कि बातचीत अच्छी हुई है, आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसी अच्छी बातचीत को ख़त्म हुए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि ईरान पर हमला हो गया। इस जंग में दोनों तरफ मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो अभी स्पष्ट तौर पर पता नहीं चली है, लेकिन इसराइल ने ईरान के स्कूल पर जो हमला किया है उसमें मरने वालों की संख्या 53 के पार पहुंच गई है। ये लड़कियों का एक स्कूल था और ज़्यादातर इसमें मरने वाले छात्र ही बताए जा रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास आरागची, उन्होंने कहा है
कि इसका बदला लिया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू की स्पीच जब आप गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा कि उनका मकसद ईरान को परमाणु ताकत बनाने से रोकना कम और मौजूदा रिजीम का, इस्लामिक रिजीम का ख़ात्मा करना ज़्यादा दिखता है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मिट्टी में मिला देंगे। 47 बरसों से ईरान ने अमेरिकी लोगों पर बहुत कुछ हमले किए हैं। दोनों नेताओं यानी नेतन्याहू और ट्रंप ने जो बात कही है उसमें बहुत सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, है ना। और ये भी बात पता चलेगी कि आने वाले ख़तरों से निपटने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों नेता बोल रहे हैं। इसराइल की सरकार ने तो खुले तौर पर ये एक्सेप्ट किया है कि हमने खामेनेई और पेज़ेश्कियान को टारगेट किया है, लेकिन दोनों की ख़बरें, दोनों नेताओं की जो अपडेट्स हैं वो अभी तक नहीं आ पाई हैं। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में ईरान में रिजीम चेंज करवा पाएगा? इतिहास उठाकर देखें तो इराक, लीबिया और अफ़गानिस्तान के अनुभव बताते हैं कि बाहरी ताकतों से हुए बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं पाए हैं। इराक में 2003 के बाद जो हुआ उसने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। लीबिया में गद्दाफ़ी के पतन के बाद हालात और ख़राब हो गए। अफ़गानिस्तान 2 दशक की मौजूदगी के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया वहाँ पे। अमेरिका को वापस जाना पड़ा इवेंचुअली वहाँ से निकल कर, है ना। फिर ईरान जैसे बड़े संगठित देश में रिजीम चेंज आसान नहीं दिखता है। ईरान की व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी नहीं है। वहाँ की राजनीतिक संरचना में सुप्रीम लीडर, रेवोल्यूशनरी गार्ड और धार्मिक प्रतिष्ठान को ये सब भी है और एक चुनी हुई संसद भी है। ये सब मिलकर देश चलाते हैं। खामेनेई को अगर टारगेट भी कर दिया गया तो नया सुप्रीम लीडर खड़ा हो जाएगा। कई खबरें चल भी रही हैं कि खामेनेई ने अपना सक्सेसर चुन भी लिया है। और अगर वाकई अमेरिका को ईरान में रिजीम चेंज करना है तो उसके लिए सैनिकों को वहाँ भेजना पड़ेगा, मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कही जा रही है। हमें नहीं पता कि अमेरिका की क्या प्लानिंग है, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि ये जंग लंबी खिंचने वाली है। ईरान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हमने लंबे समय तक के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर ली है। जंग में आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अपडेट्स आपको खबरगांव पर मिलती रहेगी। आज का शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।